हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की होती है? तो वही जो हम पढ़ते हैं मंडे टू सैटरडे, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट वीक जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। प्रसार शिक्षा के विशेषताएं देखी थी हमने, साथ ही साथ प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद हमने सीखने की प्रतिधारण क्षमताओं पर चर्चा किया था। इसी में हमने अभिप्रेरणा देखा था, अप्रेरणा के प्रकार देखे थे, साथ ही साथ शिक्षण पद्धतियों के बारे में बात की थी। तो इन्हीं से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। आप सभी ने देखा है कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कौन-कौन से हैं। देखकर सीखना है, करके सीखना है, सुनकर सीखना है या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने प्रसार शिक्षा की जो थर्ड क्लास थी, अगर आपने उसको देखा होगा तो वहीं पर हमने प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, विशेषता और दर्शन की बात की थी। उसमें हमने देखा था कि जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है वो देखकर सीखना नहीं है, बल्कि देखकर विश्वास करने का सिद्धांत होता है। करके सीखना, तो ये है हमारा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत जो हमें बताता है करके सीखना। ठीक? तो हमारा प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो करके सीखने पर आधारित है और देखकर विश्वास करने पर। आपने और इसमें क्या देखा था इसके सिद्धांतों में? ये एक स्वैच्छिक शिक्षा होती है, प्रसार शिक्षा व्यवहारिक होती है, ये अनौपचारिक शिक्षा होती है, एक लचीली शिक्षा होती है, स्वेच्छा पे आधारित होती है, स्वप्रेरित शिक्षा होती है। आपने तमाम सिद्धांत देखे थे। ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रसार शिक्षा है, ये जो प्रसार शिक्षा है क्या है? पहले से निश्चित और निर्धारित पाठ्यक्रम है, सिखाने वाले की रुचि पर आधारित है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है या फिर उपरोक्त सभी। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो ऑप्शन है आपके, तो जो प्रसार शिक्षा होता है ये हमारा पहले से निर्धारित और निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। ये तो औपचारिक शिक्षा में होता है जो कि हम ग्रहण कर रहे हैं। प्रसार शिक्षा आपका पहले से निश्चित और निर्धारित नहीं होता है। साथ ही साथ ये सिखाने वाले की रुचि पे नहीं बल्कि सीखने वाले की रुचि पर निर्भर करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा है आपका सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर। तो ये जो आपका प्रसार शिक्षा होता है, ये सीखने वाले पर निर्भर करता है कि सीखने वाले को किस चीज़ की आवश्यकता है, सीखने वाले की रुचि क्या है, सीखने वाले के पास संसाधन क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो ये आपका प्रसार शिक्षा होता है, ये लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होता है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रसार शिक्षा है। क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हमने बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ा है। हमें सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी से आ रहे होंगे अगर आपने क्लास को अच्छे से ली होगी। ठीक? यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखे होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जो आपके प्रसार शिक्षा के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे बिल्कुल बहुत, जो आपका प्रसार शिक्षा है ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ये टॉपिक क्या, ये पूरा आपका प्रसार शिक्षा ही पढ़ना इसमें आपको कम है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे लेकिन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा है क्या है? क्या ये औपचारिक शिक्षा है? क्या ये संस्थागत शिक्षा है? क्या ये व्यवहारिक शिक्षा है या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो ये तो हम पहले दिन से ही चीख-चीख से चिल्ला रहे हैं कि ये जो हमारा प्रसार शिक्षा है, ये आपका अनौपचारिक शिक्षा है, गैर संस्थागत शिक्षा है और व्यावहारिक शिक्षा है। तो जो प्रसार शिक्षा है, वो आपका कैसा शिक्षा है? वो आपका व्यावहारिक शिक्षा होता है, ना कि औपचारिक और संस्थागत, ठीक? तो बाकी जो आपके 2 ऑप्शन हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर ये अनौपचारिक होता तो सही होता और ये गैर संस्थागत होता। आपको पता है कि प्रसार शिक्षा विद्यालय की चहारदीवारी से बाहर निकल कर दी जाने वाली शिक्षा है। ये लोगों के जीवन से उनको उनके दैनिक जीवन से जोड़ कर दी जाने वाली शिक्षा है, ठीक? तो ये एक व्यावहारिक शिक्षा है और आपको पता है कि जो हमारा प्रसार शिक्षा होता है, ये व्यावहारिक होता है, जबकि जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, वो हमारी सैद्धांतिक शिक्षा होती है। हाँ, बाद में वो चलकर व्यावहारिक हो जाती है, ठीक? और आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रसार शिक्षा है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी आयु, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को दी जाती है। लेकिन जो आपका ये औपचारिक शिक्षा होता है, ये आपका एक विशेष आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। मतलब ये एक बचपन से दी जाती है शिक्षा। जब बच्चा छोटा होता है, तभी से उसको औपचारिक शिक्षा दी जाती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसार शिक्षा की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। आपने देखी थी व्यक्तिगत पहुंच, सामूहिक पहुंच, विराट जनसंपर्क या विराट जन समूह तक पहुंच। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सी विधि है जिसके जो व्यक्तिगत पहुंच की है। क्या वो प्रदर्शन है? प्रदर्शन आप एक व्यक्ति के लिए करेंगे। परिपत्र है या घर पर भेंट है, टीवी है। तो हमें पता है, अभी हमने कल ही देखा था व्यक्तिगत जो हमारा संपर्क है, उसमें ये आपका घर पर भेंट आ रहा था। मतलब आप किसी व्यक्ति से घर पर, फ़ॉर्म पर या फिर किसी से टेलीफ़ोन वार्ता कर रहे हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत संपर्क में आता है। या फिर आप प्रसार कार्यकर्ता से कोई जाकर उनके ऑफ़िस में मिल रहा है, तो ये भी आपका व्यक्तिगत वार्ता के ही अंतर्गत आता है या फिर व्यक्तिगत संपर्क के ही अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत कौन आता है, सामूहिक संपर्क के अंतर्गत कौन आता है और साथ ही साथ विराट जनसंपर्क के अंतर्गत कौन आता है। यहाँ पर आपका एक दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको जितने भी प्रकार दिए गए थे सभी को आपको यहाँ पर इसी तरह से ध्यान रखना है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसार शिक्षा होनी चाहिए। ये जो प्रसार शिक्षा है ये कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, व्यावहारिक होनी चाहिए, परिवार केंद्रित होनी चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा हमारी उपरोक्त सभी से ही होगा, क्योंकि जो प्रसार शिक्षा है उसमें लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई जो प्रसार कार्य करता है, अगर वो सोच के आया है हमें जो समझाना है हम वही समझाएँगे, ऐसा नहीं है। आपको उसमें परिवर्तनशील ये शिक्षा होनी चाहिए। जो हमारा प्रसार शिक्षा है, इसमें आप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकें, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ व्यावहारिक होनी चाहिए, ये हम सभी ने देखा, और परिवार केंद्रित होना चाहिए। जो प्रसार शिक्षा होता है ये व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि परिवार केंद्रित होना चाहिए, ठीक? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दहामा के अनुसार व्यक्ति स्पर्श द्वारा कितने सीखने की क्षमता रखता है? आपने दहामा के द्वारा प्रतिधारण क्षमता देखा था। आपने ये देखा था कि हम त्वचा के द्वारा, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जिह्वा के द्वारा कितना प्रतिधारण क्षमता हमारी होती है या कितना हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप स्पर्श द्वारा कितना प्रतिशत सीख सकते हैं। 1%, 1.5%, 11% या फिर 83%। तो हमें पता है कि जो हमारा स्पर्श द्वारा सीखने की जो क्षमता है वो कितनी है, तो वो है हमारी 1.5% होती है।
ठीक। साथ ही साथ जो आपका ये 1% है, ये आप स्वाद के द्वारा ध्यान रखते हैं। 11%, तो 11% आप कानों के द्वारा चीज़ों को याद रखते हैं। सबसे अधिक जो आपकी याद करने की क्षमता, जो सबसे अधिक आपके सीखने की क्षमता होती है, वो होती है दृष्टि द्वारा। जब कोई चीज़ आप अपनी आँखों से देखते हैं, जब कोई चीज़ आप अपनी आँखों से देखते हैं, तो उसको आप सबसे अधिक मात्रा में सीख पाते हैं, ठीक? तो सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता हमारे आँखों से देखने पर होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के समस्त ज्ञानेंद्रियों में सबसे अधिक सीखने की क्षमता पाई जाती है। आपको एक बात पता होगी कि हमारी जितनी ज़्यादा इंद्रियाँ एक्टिव होंगी, सीखने की क्षमता हमारी उतनी ही अधिक होगी। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे अधिक सीखने की क्षमता किसकी होती है? त्वचा की होती है, नाक की होती है, कान की होती है या फिर आँख की होती है? हमें पता है कि जो हमारा त्वचा है, यानी कि जो स्पर्श द्वारा हम त्वचा के द्वारा हम सीखते हैं, वो है हमारा कितना? 1%। अगर वहीं हम बात करें किसकी? अगर वहीं हम बात करें नाक के द्वारा, तो ये है आपका 1.5%। अगर कान की बात की जाए, तो कान के द्वारा आप 11% चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं और आँख के द्वारा आप सबसे अधिक सीख सकते हैं, कितना? 83%। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समस्त आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो सीखने की क्षमता पाई जाती है, वो पाई जाती है आपके आँखों में, कितना? 83%, 83%। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि व्यक्ति किस संवेदी अंग के द्वारा सबसे कम सीखता है? आपको पता है कि जो व्यक्ति के संवेदी अंग हैं, उसमें आपका क्या-क्या आता है? आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये आपके संवेदी अंग होते हैं। तो सबसे अधिक जो सीखने की क्षमता होती है, किसमें होती है? सॉरी, सबसे कम। अधिक तो आपने पहले ही देखा। तो सबसे कम जो सीखने की क्षमता है, क्या वो स्वाद द्वारा है? क्या वो आपका स्पर्श द्वारा है? क्या वो आपका दृष्टि द्वारा है? या फिर वो आपका श्रवण के द्वारा है? तो हमें पता है कि स्वाद के द्वारा हम सिर्फ 1% ध्यान रखते हैं। स्पर्श के द्वारा हम 1.5% ध्यान रखते हैं। और अगर वहीं हम बात करें कि दृष्टि के द्वारा, तो दृष्टि के द्वारा आप 83% याद रखते हैं चीज़ों को। और दृष्टि के द्वारा आप 83% ध्यान रखते हैं चीज़ों को और श्रवण के माध्यम से आप 11% चीज़ों को ध्यान रख पाते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें सबसे कम प्रतिधारण क्षमता या सबसे कम सीखने की जो क्षमता पूछी गई है, वो होती है आपकी स्वाद के द्वारा, यानी कि जिह्वा के द्वारा आप सबसे कम चीज़ों को याद रख पाते हैं। जैसे हमारी सीखने की जो क्षमता है, वो हमारे जिह्वा पर भी तो निर्भर करता है। अभी आपका आँख बंद करके आपको कुछ खिलाया जाए, जो कि आपने पहले खाया हो, तो क्या आप बता नहीं पाएँगे कि आप क्या खा रहे हैं? आप बता लेंगे ना कि आप क्या खा पा रहे हैं? कैसे? क्योंकि हमने पहले खाया है और हमारे जिह्वा को पता है कि हमने क्या खाया है। तो वो स्वाद उसको याद रह जाता है। जब आप आँख बंद करके भी खाते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि हम ये क्या खा रहे हैं, हमने इसको पहले भी खाया है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि 1 मिनट, थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें हमसे क्या पूछा गया है? सबसे अधिक सीखने की क्षमता। तो सबसे अधिक सीखने की क्षमता आँख के द्वारा, हाँ ठीक है। अभी आपने देखा था सबसे अधिक, बस आप यहाँ से इतना ध्यान रखिए, सबसे अधिक आप कैसे सीखते हैं? तो सबसे अधिक आप आँख के द्वारा सीखते हैं, सबसे कम आप स्वाद के द्वारा सीखते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है कि दहामा के अनुसार
ओपी दहामा का नाम आपने सुना है ना? और हमने आपको पहले भी बताया है कि आप अगर प्रसार शिक्षा में हाथ लगा चुके हैं, तो आप ओपी दहामा को सुनते रहेंगे। बार-बार ये आपके टॉपिक में आते रहेंगे। कौन? ओपी दहामा। वहीं अगर आप प्रसार शिक्षा होम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको 2 नाम सुनने को मिलता है, ग्रास और कैंडल, निकिल और डॉर्सी। ये 2 नाम ये आपके शुरू से लेकर अंत तक चिपके रहते हैं। अगर हम बात करते हैं सीडी की, तो उसमें आपको स्टेनले हॉल, उसमें तो आपको कई देखने को मिलते हैं, कई मनोवैज्ञानिक आपके साथ-साथ चलते रहते हैं, ठीक? हम बात कर रहे हैं दहामा की, तो दहामा के अनुसार देखकर सीखने वाले की प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति देखकर सीख रहा है, तो उसकी प्रतिधारण क्षमता कितनी होगी? 10% होगी, 20% होगी, 30% होगी या फिर 50% होगी? अगर हम बात कर रहे हैं देखकर सीखने की, तो देखकर सीखने की जो प्रतिधारण क्षमता होगी वो 30% ही होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सीखने वाले की जब 2 या 2 से अधिक संवेदन शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, तो उसकी प्रतिधारण क्षमता होती है कैसी? अधिक होती है, कम होती है, सामान्य रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको पता है कि हमारी जितनी संवेदन शक्तियाँ या जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ जितनी ज़्यादा एक्टिव होंगी, सीखने की हमारी क्षमता भी उतना ही अधिक होगा। तो इसी में वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि सीखने वाले की जब 2 या 2 से अधिक शक्तियाँ सक्रिय होंगी, एक्टिव होंगी, तो उसके प्रतिधारण क्षमता भी अधिक होगी। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। मनुष्य की सर्वाधिक प्रतिधारण क्षमता होती है, यानी कि मनुष्य कब सबसे अधिक प्रतिधारण क्षमता कब होती है? परस्पर वार्तालाप द्वारा, देखकर एवं सुनकर, कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य, आपको पता है कि जब व्यक्ति की जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होंगी, व्यक्ति के सीखने की क्षमता उसमें ही उतना अधिक होगा। परस्पर वार्तालाप, देखकर और सुनकर, कार्य संपादन करते हुए, यानी कि कार्य करते हुए जब आप वार्तालाप कर रहे हैं, तो ऐसे में इस समय आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपके संवेदन अंग हैं, इसी में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जो व्यक्ति के प्रतिधारण क्षमता होती है, वो कार्य संपादन करते हुए ये आपकी 90% तक सीखने की क्षमता होती है, या जब व्यक्ति कार्य संपादित करता है तब सीखता है, तो उसकी प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है? तो उसकी प्रतिधारण क्षमता 90% होती है। अगर वार्तालाप कर रहा है तो 70% होगी, और अगर देख रहा है और सुन रहा है, तो ऐसे में उसकी प्रतिधारण क्षमता 50% होगी, और अगर वो पढ़ रहा है तो 10% होगी, ठीक? सुन रहा है तो 20% होगी, देख रहा है तो 30% होगी, ठीक? इतना आप अलग-अलग चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। मनुष्य की सबसे कम प्रतिधारण क्षमता तब होती है जब वह सीखता है। कैसे सीखता है? पढ़कर सीखता है, सुनकर सीखता है, देखकर सीखता है या फिर परस्पर वार्तालाप के द्वारा सीखता है। तो अभी-अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि 10% पढ़कर वो सीखता है, सुनकर 20%, देखकर देखकर 30%, परस्पर वार्तालाप के द्वारा वो 70% चीज़ों को सीखता है। तो सबसे कम प्रतिधारण क्षमता उसकी कब होती है? जब वो चीज़ों को पढ़कर सीखता है। जैसे बुक तो आपके पास भी है, बुक मेरे भी पास है। आप बुक से खुद पढ़ेंगे तो आपको कितना याद रहेगा, और जब आप ऐसे मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को, वही चीज़ें आप सुनेंगे, तो आप ज़्यादा याद रख पाएँगे। और
उससे भी ज़्यादा आप तब याद रख पाएँगे जब आप साथ ही साथ में इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे और जो मैं बता रही हूँ आप उसे सुनते हुए भी चलेंगे। तो ये एक प्रकार से आपका ये हो जाता है कि आप कार्य को संपादित कर रहे हैं और चीज़ों को सुन भी रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जो प्रतिधारण क्षमता होगी वो अधिक हो जाएगी, ठीक? अपेक्षा कि जब आप अकेले बुक को सिर्फ़ बैठकर पढ़ रहे हों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। जब कोई व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हुए सीखता है तो उसकी प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है? अगर आपने पिछले 2 क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति परस्पर वार्तालाप के द्वारा कितना ध्यान रख सकता है, तो वो रख सकता है 70% और कार्य को संपादित करते हुए जब वो वार्तालाप कर रहा है तब वो कितना सीखता है, तब वो 90% सीखता है। 100% वो कभी याद उसको नहीं रहता है। ये 100% चीज़ें उसको हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 100% याद रहे। तो यहाँ भी जो बात की गई है, वो सिर्फ़ 90% तक ही की गई है क्योंकि व्यक्ति कुछ न कुछ ज़रूर भूल जाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। भूख, प्यास, नींद किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? अभिप्रेरक के बारे में आपने पढ़ा था ना कि अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित। तो आपको बताना है जो भूख है, जो प्यास है, जो नींद है, जो काम प्रवृत्ति, जो मल-मूत्र त्यागने की इच्छा थी, ये सारे किस अभिप्रेरक में आ रहे थे? जन्मजात अभिप्रेरक थे, उपार्जित अभिप्रेरक थे, सामाजिक अभिप्रेरक थे या फिर वैयक्तिक अभिप्रेरक थे। तो हमें पता है कि ये हमारे जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। जो हमारे अभिप्रेरक होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते ही हैं, एक जन्मजात होते हैं और एक उपार्जित होते हैं। अब ये जन्मजात में आपका भूख, प्यास, नींद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उपार्जित के ये दोनों प्रकार हैं, उपार्जित अभिप्रेरक में आपके सामाजिक और वैयक्तिक अभिप्रेरक आते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। उपार्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, क्या आता है? जीवन लक्ष्य आता है, अभिरुचि आती है, दृष्टिकोण आता है या फिर उपरोक्त सभी। तो जो उपार्जित अभिप्रेरक होते हैं, उपार्जित अभिप्रेरक ये सारे के सारे होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हमारे उपार्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम बाद में उपार्जित करते हैं या फिर जिन्हें हम बाद में अर्जित करते हैं। और आपने देखा कि जन्मजात अभिप्रेरक जो होते हैं, उन्हीं को ही आप शरीरजन्य अभिप्रेरक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। उपार्जित अभिप्रेरक होते हैं कैसे? वैयक्तिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी-अभी हमने देखा कि जो हमारे उपार्जित अभिप्रेरक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक और सामाजिक अभिप्रेरक। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। वैयक्तिक अभिप्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है किसको? सामुदायिकता को किया जाता है, युद्ध प्रवृत्ति को किया जाता है, अभिरुचि को किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैयक्तिक जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जैसे अभिरुचि, जो अभिरुचि होती है वो व्यक्ति के अंदर होती है, वो व्यक्ति की ही होती है। लेकिन जो ये आपकी सामुदायिकता है, ये जो युद्ध की प्रवृत्ति है, ये कहाँ से आती है आपके अंदर? तो ये समाज से आती है। तो ये जो आपका सामुदायिकता है, युद्ध प्रवृत्ति है, ध्यान रखिएगा ये सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं। लेकिन जो आपके अभिरुचि हो गए, दृष्टिकोण हो गया, लक्ष्य हो गया, जीवन का जो लक्ष्य होता है, जो एम होता है, जिसे आपको प्राप्त करना होता है, आप कोई गोल बनाते हैं, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है वैयक्तिक अभिप्रेरक, ठीक? तो यहाँ पर अभिरुचि आपका क्या हो जाएगा? वैयक्तिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अभिप्रेरणा के बारे में आपने पढ़ा था, तो आपको बताना है कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं? क्या आवश्यकता है?
अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है या फिर उपरोक्त सभी। तो ये अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा था कि जो हमारा अभिप्रेरणा है इसको प्रभावित करने वाले 3 तत्व हैं ही। कौन-कौन से? आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है। ठीक? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसार शिक्षण के चरण हैं। हमने आपको बताया था कि जो ये प्रसार शिक्षण के चरण हैं इनको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। जो आपका ये प्रसार शिक्षण के चरण हैं ये आपके 8 होते हैं। सॉरी, मैंने पहले ही आंसर बता दिया, कोई बात नहीं। तो इसमें पूछा गया है कितने चरण होते हैं, तो आपने देखा कि 8 चरण होते हैं और 8 चरणों को आपको क्रम से ध्यान रखना था। ये भी हमने आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इन्हीं 8 चरणों से मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्हीं क्वेश्चनों की तरह आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण का प्रथम चरण है, क्या है? क्या जानकारी है यानी कि नॉलेज, मूल्यांकन है इवैल्यूएशन, ध्यानाकर्षण है ए अटेंशन, संतुष्टि सेटिस्फैक्शन। तो आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण कौन सा है। तो प्रथम चरण क्या था हमारा? ध्यान आकर्षण। सबसे पहले हम लोगों में क्या करते हैं? लोगों में ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद ध्यान आकर्षित करने के बाद लोगों के अंदर अभिरुचि जगाते हैं, आकांक्षा जागृत करते हैं और हम उनके अंदर क्या करते हैं? उनके अंदर ध्यान आकर्षण उनका करते हैं, अभिरुचि जगाते हैं, उनके अंदर इच्छा पैदा करते हैं, विश्वास जगाते हैं। विश्वास जगाकर उनको जानकारी तो आपका छूट ही गया, ठीक? तो जो इसके 8 चरण हैं, आपको इनके 8 चरणों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रथम चरण आपने देख लिया, प्रथम चरण था आपका ध्यानाकर्षण। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षण का अंतिम चरण है। अंतिम चरण क्या है? क्या संतुष्टि है, मूल्यांकन है, ध्यानाकर्षण है या फिर विश्वास है? तो हमें पता है कि जो अंतिम चरण है वो तो मूल्यांकन है, लेकिन अगर कभी मूल्यांकन ना दिया गया हो तब हमें संतुष्टि को ही आखिरी चरण मानना होगा। हम संतुष्टि को ही आखिरी चरण लगाएंगे, ना कि इनमें से कोई नहीं, ठीक? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपको मूल्यांकन लास्ट में ना दिया गया हो या आपके ऑप्शन में मूल्यांकन ना हो तो आप ध्यान रखिएगा, आप संतुष्टि को ही अंतिम चरण मानेंगे। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसार शिक्षण के चरणों में प्रथम ए का अर्थ है। प्रथम ए द्वितीय, आपने 2 बार ए पढ़ा है तो आपको बताना है प्रथम ए का क्या तात्पर्य है। एक्शन है, अटेंशन है, असेसमेंट है या फिर अकॉर्डिंग है। अब ये तीनों टर्म आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि ये आप असेसमेंट नहीं पढ़ते हैं, असेसमेंट के जगह हम इवैल्यूएशन पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपके अगर असेसमेंट आता है तो भी आपको ध्यान रखना है। जो प्रसार शिक्षा का प्रथम ए है उसका अर्थ होता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या हो गया? ध्यानाकर्षण। और दूसरे ए का अर्थ होता है एक्शन, क्रिया, ठीक? और ये जो असेसमेंट है ये आपका वही इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रसार शिक्षण के चरणों में दूसरा चरण है, यानी कि जो प्रसार शिक्षा के चरण हैं उनमें आपका दूसरा चरण क्या है? आकांक्षा है, अभिरुचि है, विश्वास है या फिर जानकारी है। तो हमें पता है, हमने प्रसार शिक्षा के 8 चरणों को पढ़ रखा है। सबसे पहले AID यानी कि आई से क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है अभिरुचि, यानी कि जो प्रसार शिक्षा का दूसरा चरण है वो क्या होता है? वो होता है इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट होता है, ठीक? तीसरा क्या है आपका? तीसरा यहाँ पर आपका दिया गया है आकांक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत संपर्क की विधियां हैं। व्यक्तिगत संपर्क की कौन सी विधियां हैं? क्या व्याख्यान व्यक्तिगत संपर्क है?
क्या सम्मेलन व्यक्तिगत संपर्क है? क्या टेलीफ़ोन वार्ता व्यक्तिगत संपर्क है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जो हमारा टेलीफ़ोन वार्ता है, घर पर भेंट है, फ़ोन पर भेंट है, ऑफ़िस में भेंट है, ये सारी की सारी विधियाँ आपकी किसमें आ रही थी? ये सारी की सारी विधियाँ आपकी आ रही थी व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत। वो ध्यान रखिएगा, जो एक दिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक की ही जो कटिंग लगाए थे, जो हमने क्या देखा था, प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ देखी थी, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हो सके तो आप एक चार्ट लीजिएगा और उस चार्ट पर उसी तरह का जो आपका डायग्राम बना था या जो भी आपका चार्ट बना था, उसको आप बना लीजिएगा। चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी, याद करना आपको आसान हो जाएगा और वहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएँगे। नहीं तो चीज़ें आपकी एक में उलझ जाएँगी, क्योंकि एक ही चीज़ कई जगहों पर आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसको आप भूलिएगा मत। एक बार आप मेरे कहने से एक बार उसे आप चार्ट पेपर पर बना लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। अगर चार्ट पेपर नहीं लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉपी में ही उसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से सामूहिक संपर्क विधि है। सामूहिक संपर्क विधि में कौन आता है? क्या फॉर्म या घर पर भेंट आता है? व्यक्तिगत पत्राचार आता है? सामूहिक चर्चा आती है या फिर कार्यालय में मिलना आता है? तो हमें पता है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक सामूहिक जो चर्चा है, यही आपकी समूह संपर्क विधियों के अंतर्गत आ रहा है। बाकी सारे के सारे आपके व्यक्तिगत संपर्क की विधियाँ हैं, चाहे वो फॉर्म या घर पर भेंट करना हो, व्यक्तिगत पत्राचार करके मिलना हो या फिर कार्यालय में जाकर मिलना हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत ही आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, विराट जनसंपर्क का माध्यम है। इनमें से विराट जनसंपर्क का माध्यम कौन सा है? विराट जनसंपर्क क्या है? तो जब आप एक बड़े समूह में मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, या जो हमारा प्रसार कार्य करता है एक बहुत बड़े विशाल जन समूह को संपर्क करता है, तो वही विराट जनसंपर्क कहलाता है। अब इसमें क्या भ्रमण आता है? क्या सम्मेलन आएगा? क्या टेलीफ़ोन वार्ता आएगा या फिर आपका न्यूज़पेपर आएगा? तो आप लोग थोड़ा-सा अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये न्यूज़पेपर होता है, ये घर-घर जाता है, एक विराट जनसंपर्क का माध्यम होता है। बल्कि जबकि जो ये आपका भ्रमण है, सम्मेलन है, ये आपके समूह वार्ता में आ जाते हैं, और टेलीफ़ोन तो आपको पता है कि कई बार आप पढ़ चुके हैं, ये व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाचार पत्र, जो कि आपके विराट जनसंपर्क का एक माध्यम होता है। न्यूज़पेपर घर-घर पहुँचता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष संपर्क विधि में शामिल है। इनमें से कौन प्रत्यक्ष संपर्क विधि के अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष संपर्क विधि, ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद हो तो हमने आपसे बात की थी, बोला था कि जो व्यक्तिगत संपर्क है उसी को हम प्रत्यक्ष संपर्क के नाम से भी जानते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम व्यक्तिगत संपर्क को ही हम प्रत्यक्ष संपर्क के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो आपका ये प्रत्यक्ष संपर्क की विधि में शामिल है, क्या रेडियो है, टेलीफोन वार्ता है, ये आपका फॉर्म तथा घर पर भेंट करना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा ऑप्शन में करेक्शन करना चाहूँगी। ये जो आप देख रहे हैं टेलीफ़ोन वार्ता और घर पर या फॉर्म पर भेंट, ये दोनों की दोनों ही आपकी क्या हैं, दोनों की दोनों ही आपकी संपर्क विधियाँ हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा ऑप्शन में हेर-फेर हुआ है, तो आप या तो इस रेडियो को काट दीजिए, या फिर ये जो उपरोक्त सभी है इसके जगह 2 और 3 दोनों ये कर लीजिए। थोड़ी-सी आपको तकलीफ़ होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो प्रत्यक्ष संपर्क है, ये टेलीफ़ोन वार्ता और फॉर्म या फिर घर पर आपका भेंट आता है।
नहीं, ये प्रत्यक्ष संपर्क जो है आपका इसमें प्रत्यक्ष संपर्क ये थोड़ा-सा अगर आप देखना चाहें तो एक प्रकार से ये फ़ॉर्म और घर पर भेंट ये आपका सही होना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष संपर्क में आप व्यक्ति के सामने होने चाहिए। प्रत्यक्ष संपर्क में आप व्यक्ति के सामने होने चाहिए। टेलीफ़ोन में ना तो आप व्यक्ति के सामने हैं और ना ही आप सामने वाले को देख पा रहे हैं और ना ही सामने वाला आपको देख पा रहा है। जैसे अभी बिल्कुल ये समझिएगा कि प्रत्यक्ष संपर्क ये जो आपका टेलीफ़ोन वार्ता है ये इसी तरह से समझिएगा जैसे आप और हम मिल रहे हैं। ना तो आप हमसे मिल रहे हैं और ना ही हम आपसे मिल रहे हैं। लेकिन हमारी जो है बातें तो हो रही हैं, तो ये आपका ये फ़ॉर्म तथा घर पर भेंट ही आपका सही होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये जो आपका फ़ॉर्म या घर पर भेंट करना होता है, यही आपका प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। जब आप आमने-सामने किसी से मिलते हैं, तभी ये आपका प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। ध्यान रखिएगा लेकिन अगर व्यक्तिगत वार्ता की बात आएगी, तो व्यक्तिगत वार्ता में आपका टेलीफ़ोन वार्ता आएगा। चीज़ों को समझिएगा कि पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में व्यक्तिगत संपर्क की बात की गई है, व्यक्तिगत वार्ता की नहीं की गई है, ठीक? तो ये आपका थोड़ा-सा मुझे ही मैंने ही खुद ही क्वेश्चन बनाया और खुद ही जो है बट कोई नहीं, ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसार शिक्षा में सबसे बड़ा संसाधन है, क्या होता है? क्या पोस्टर होता है, चार्ट होता है, लोग होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपको याद हो आपने प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों में ही देखा था या विशेषता में देखा था कि जो लोग हैं ये सबसे बड़ा संसाधन होता है। तो इसमें जो लोग हैं वो सबसे बड़ा संसाधन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जब कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके एक साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है तो कहलाता है। यानी कि जब आपके पास टाइम कम हो, आपको एनर्जी कम लगानी हो तो और बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क करना हो तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या हो सकती है? या फिर नहीं सबसे अच्छी नहीं ये कौन सी विधि कहलाती है? क्या ये व्यक्तिगत संपर्क था? क्या ये सामूहिक संपर्क था? क्या ये विराट जनसंपर्क था या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि जब कम समय में कम ऊर्जा लगाकर हमें बहुत सारे लोगों से संपर्क करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम संपर्क करते हैं या संपर्क स्थापित करते हैं तो वो हमारा विराट जनसंपर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रत्यक्ष संपर्क को कहा जाता है क्या? व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, विराट जनसंपर्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा प्रत्यक्ष संपर्क है उसी को हम व्यक्तिगत संपर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जब प्रसार कार्यकर्ता नवीन चीजों की जानकारी व्यक्तिगत पत्र लिखकर लोगों तक पहुंचाता है तो यह प्रसार का साधन है। कैसा साधन है? क्या ये व्यक्तिगत संपर्क है, सामूहिक संपर्क है, विराट जनसंपर्क है या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि जब हम जो प्रसार कार्यकर्ता है वो व्यक्तिगत पत्र लिख रहा है इसका मतलब वो व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आ रहा है। किसी एक व्यक्ति को पत्र लिखना या किसी एक व्यक्ति से फ़ोन पर टेलीफ़ोन पर बात करना या कार्यालय पर जाकर उससे मिलना, कार्यशाला पर जाकर उससे भेंट करना ये सारे के सारे व्यक्तिगत संपर्क की विधियाँ आती हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पूछ रहा है आपसे कि एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है? फ्रूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा एफसीआई है, एफसीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। नोट डाउन कीजिएगा कहीं पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, किस बैठक में, अब ये बैठक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस बैठक में सदस्य अर्धवृत्ताकार स्थिति में बैठते हैं?
क्या वो पैनल वार्ता होता है? क्या वो सामूहिक साक्षात्कार होता है? सिंपोजियम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने अभी कल ही देखा था जो हमारा पैनल वार्ता होता है उसमें जो सदस्य होते हैं वो अर्धवृत्ताकार स्थिति में बैठते हैं, श्रोता के सम्मुख अपने मुख को कर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस प्रकार की बैठक में एक ही विषय पर कई वक्ताओं से अलग-अलग बिंदुओं पर भाषण करवाया जाता है? मतलब वो कौन सी बैठक है, किस प्रकार की बैठक है जिसमें आपके टॉपिक तो एक ही होंगे, एक ही विषय पर जो कई वक्ता हैं, कई वक्ताओं से अलग-अलग बिंदुओं पर भाषण करवाया जाता है। क्या वो समूह साक्षात्कार है? क्या वो सिम्पोजियम है? क्या वो व्याख्यान फोरम है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें अगर पता हो, अगर आपको याद हो कल ही आपने डिस्कस किया था, जो ये सिम्पोजियम होता है, सिम्पोजियम में एक ही विषय पर वक्ताओं से अलग-अलग बिंदुओं पर भाषण करवाया जाता है, ठीक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिम्पोजियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। किसी गंभीर तात्कालिक समस्याओं के निदान के लिए उपयुक्त रहता है। यानी कि आपको किसी तात्कालिक समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा? क्या सभा बुलाना होगा, सम्मेलन करना होगा, अभियान चलाना होगा या फिर संगोष्ठी करना होगा? तो अगर कोई भी गंभीर समस्या है उसके तात्कालिक निदान के लिए आपको अभियान की आवश्यकता होगी। अभियान चलाना उपयुक्त होता है, अभियान अच्छा होता है। अब आपका काम है कि आप मुझे किसी 1 या 2 अभियान का नाम बताइए जो कि तात्कालिक समस्या के निदान के लिए चलाया गया हो। किसी भी 2 अभियान का नाम आप हमें बता दीजिए, ठीक? ध्यान रखिएगा लेकिन आप कमेंट बॉक्स में नकल करके मत बताइएगा, नहीं तो पता लगा एक लोग बता दिए और सब लोग वही कॉपी पेस्ट कर दिए। तो आप लोग अपने-अपने मन से अगर 2 नहीं आ रहा है तो कम से कम 1 ही अभियान का आप नाम ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। पूछ रहा है आपसे विराट जन तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्या है? क्या टेलीफोन वार्ता करना है? क्या वीडियो वार्ता करना है? बैठक या फिर सभा? तो हमें पता है कि अगर हमें विराट जनसंपर्क करना है उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा हमारा रेडियो वार्ता। कल ये आपने नहीं देखा था, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रेडियो वार्ता है, रेडियो वार्ता के माध्यम से आप विराट जनसंपर्क कर सकते हैं या एक प्रकार से हम बोले तो विराट जनसंपर्क के लिए जो रेडियो वार्ता होता है, ये उपयुक्त होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। द्विविम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। द्विविमीय शिक्षण सामग्री क्या है? ये आपने परसों की क्लास में ही डिस्कस किया था, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो आप बताइए कि द्विविमीय शिक्षण पद्धति कौन सी है या शिक्षण सामग्री क्या है? क्या वो वास्तविक वस्तुएं हैं, नमूना है, मॉडल है या फिर चार्ट है? हमें पता है कि द्विविमीय ये हमारा चार्ट है। त्रिविमीय बाकी ये जो आपके वास्तविक वस्तुएँ हैं, नमूना है, कोई भी मॉडल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके द्विविमीय शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं आती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट हमारा चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया और ये जो आपका लीफ़लेट, पैम्पलेट ये सारी चीज़ें आपके द्विविमीय के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। त्रिविमीय सामग्री के अंतर्गत आता है क्या? फोल्डर आता है, फ्लैश कार्ड आता है, बुलेटिन आता है या फिर मॉडल्स आता है? अभी अभी आपने सुना था, चाहे वो आपका फोल्डर हो, ब्लैक बोर्ड हो, बुलेटिन हो, पोस्टर हो, चार्ट हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी द्विविमीय थी। लेकिन ये जो मॉडल था, वास्तविक वस्तु थी, कोई नमूना था, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही थी त्रिविमीय में। तो जो आपका मॉडल है, ये आपका त्रिविमीय शिक्षण सामग्री का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। प्रसार शिक्षा है
प्रसार शिक्षा क्या है? क्या ये दो तरफ़ा मार्ग है, तीन तरफ़ा मार्ग है, एक तरफ़ा मार्ग है या फिर चार तरफ़ा मार्ग होता है? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारा प्रसार शिक्षा है, ये दो तरफ़ा मार्ग होता है, ये एक तरफ़ा मार्ग नहीं होता है। ये आपका सीखने वाला भी सीखता है और सिखाने वाला भी सीखता है। जैसे जैसे जो हम अभी कर रहे हैं, जो शिक्षा हम अभी ग्रहण कर रहे हैं, ये औपचारिक शिक्षा भले ही है, लेकिन ये भी आपका द्विविमीय है। सॉरी, ये दो तरफ़ा मार्ग है। इसमें आप भी सीख रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं। हम भी आपसे कुछ न कुछ सीखते हैं और आप भी हमसे कुछ न कुछ सीखते हैं। तो दोनों उसी तरह से ये जो हमारा प्रसार शिक्षा है, इसमें जो प्रसार शिक्षक है, वो भी सीखता है और जो प्रसार शिक्षार्थी है, वो भी सीखता है। यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों इसमें सीखने का कार्य करते हैं। प्रसार शिक्षा आपका दो तरफ़ा मार्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। आपको बताना है प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। इनमें से कौन-सा प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? क्या चार्ट है, बुलेटिन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि अभी हमने प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने इसके वर्गीकरण को देखा था। जब हमारा वर्गीकरण, एक दिन हमने वर्गीकरण देखा था, दूसरे दिन हमने स्टार्ट किया था थोड़ा-थोड़ा पढ़ना उसके बारे में डिटेल से। तो उसी में हमने प्रक्षेपण और गैर प्रक्षेपित विधि शिक्षण सामग्री को देखा था। तो जो आपका प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री था, उसमें आपको बिजली की आवश्यकता पड़ रही थी, लाइट की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन जो आपका गैर प्रक्षेपित था, उसमें आपको लाइट वगैरह की आवश्यकता नहीं थी। तो आप ऑप्शन के थ्रू ही समझ सकते हैं, चार्ट में आपको लाइट की आवश्यकता होती है? नहीं। बुलेटिन में होती है? नहीं। ब्लैक बोर्ड में? नहीं। पोस्टर में? नहीं। लेकिन ये जो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसमें आपको लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। आपको बताना है कि स्लाइड्स प्रोजेक्टर हैं, क्या है? क्या ये प्रक्षेपित हैं? क्या ये गैर प्रक्षेपित हैं? दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है जो हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर है, वो आपका कैसा है? तो वो आपका प्रक्षेपित होता है। इसमें आपको लाइट की आवश्यकता पड़ती है, आपको इसमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। आप ये सारी चीज़ें आपको इसमें लाइट की आवश्यकता, लाइट का मतलब वो प्रकाश वाले उजाले से नहीं, लाइट का मतलब वो जो बिजली वाली लाइट है, उसकी बात हो रही है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। सामूहिक प्रशिक्षण के लिए कौन-सी पद्धति उपयुक्त होगी? आपको बताना है कि अगर आपको सामूहिक शिक्षण के लिए जाना है, तो इसमें से सबसे प्रमुख उपयुक्त विधि क्या होगी आपके पास? क्या फोरम वार्ता सही होगा? क्या सिम्पोजियम सही होगा? कार्यशाला वार्ता सही होगा या फिर उपरोक्त सभी सही होगा? हमें पता है कि अगर हमें सामूहिक शिक्षण करना है, तो उसके लिए हमारी ये सारी की सारी जो हैं विधियाँ सही होंगी, चाहे वो हम कार्यशाला पर जाकर वार्ता करें, चाहे हम सिम्पोजियम बुलाएँ, चाहे हम फोरम वार्ता करें या व्याख्यान वार्ता करें, दोनों बातें एक ही हैं। तो ये सारी की सारी समूह विधियों के लिए, समूह प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त होती हैं, उपयुक्त मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। ग्रहणकर्ता के प्रकार हैं। आपको बताना है कि कौन-कौन से इसमें ग्रहणकर्ता होते हैं। शीघ्र ग्रहणकर्ता होते हैं, विलंबकारी ग्रहणकर्ता होते हैं, अतिकालिक ग्रहणकर्ता होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि हमने प्रसार शिक्षण पद्धतियों का वर्गीकरण किसके ग्रहणकर्ता के अनुसार किया था। जिसमें हमने देखा था शीघ्र ग्रहणकर्ता, दूसरा हमने देखा था विलंबकारी ग्रहणकर्ता, एक था हमारा अतिकालिक ग्रहणकर्ता जो चीज़ों को सबसे लास्ट में अपना रहा था, वो हमारा था अतिकालिक ग्रहणकर्ता जिसे हम लैगार्ड भी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। अतिकालिक ग्रहणकर्ता को कहते हैं, अभी-अभी आपने सुना क्या? नवाचारक, एडाप्टर, लैगार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति
चीज़ों को सबसे लास्ट में ग्रहण करता है या चीज़ों को सबसे बाद में अपनाता है, वो कहलाता है अतिकालिक ग्रहणकर्ता और उसी को हम लैगार्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपका पोस्टर है, पोस्टर क्या है आपका? क्या ये प्रक्षेपित है, गैर प्रक्षेपित है, उपरोक्त दोनों के लिए दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने इतना प्रसार शिक्षा पढ़ा, इतना प्रसार शिक्षा पढ़ा, इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्टर क्या है आपका? पोस्टर आपका गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। इसके लिए आपको लाइट की आवश्यकता नहीं है। बाकी पोस्टर के बारे में डिटेल से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका अगला टॉपिक ही होगा गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। ठीक, तो आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे पोस्टर किसके लिए उपयोगी है, तो ये अनपढ़ों और पढ़ो लिखों दोनों के लिए उपयोगी है। पोस्टर में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए। पोस्टर में बहुत छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पोस्टर में कम से कम कम से कम रंगों का प्रयोग करना चाहिए। 2 या 3 रंगों का प्रयोग करिए आप। साथ ही साथ पोस्टर में वही आपके प्राथमिक रंग होने चाहिए। पोस्टर आपका स्पष्ट होना चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएँ हैं पोस्टर की, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? उम्मीद है कि अगर आपने क्लास ली होगी तो क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे, क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लास की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपके लिए इतना समय देती हूँ, क्वेश्चन बनाती हूँ, आपके लिए थ्योरी की क्लासेस बनाती हूँ, क्लास आपको डेली प्रोवाइड करवाती हूँ, तो क्या आपकी थोड़ी-सी भी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप क्लास को शेयर कर सकें? आप देखिए जो हमारी पुरानी क्लासेस थी, उसमें 24 घंटे के अंदर-अंदर कम से कम 250 300 से 400 लोग उसको देख लेते थे। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि हाँ, जो कंटेंट मैं दे रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि हाँ, इसमें कुछ है। लेकिन जब आप लोग देखते नहीं हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो मुझे अ, ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग के लिए ये है ही नहीं। मैं बस यूँ ही क्लास आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, आपको लेकिन आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, हम क्यों पढ़ें? तो आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, डेली पढ़िए। अगर आप क्लास देखते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों की इसकी ज़रूरत है। तो मुझे भी क्लास को बनाना अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आपको पता है कि क्वेश्चन तैयार करना, पीडीएफ तैयार करना, आपके लिए क्लास बनाना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपने 10 मिनट में कहा और 10 मिनट में हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस आपने ये जो 1 घंटे की क्लास ली, बस यही 1 घंटे की मेहनत होती है। इसके बियॉन्ड भी आप कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आपके लिए ये पीपीटी तैयार करना, ये आपके लिए क्वेश्चन तैयार करना, आपके लिए जो भी है मटेरियल सारे खोज के लाकर इकट्ठा करना, तो थोड़ा उसमें मेहनत लगता है। अगर आप थोड़ी-सी मदद करें तो वो मेहनत जो है सफल हो जाएगी। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसी आप लोगों की मर्ज़ी। क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।